नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बंगाल के सबसे बड़े घमासान में अब सिर्फ 11 घंटे की देरी है। कल पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग होगी। 152 सीट पर 3,60,77,171 वोटर्स हार और जीत का फैसला करेंगे। दीदी के कैंप में पैनिक है, बीजेपी का कैंप निश्चिंत है। अमित शाह ने कहा है कि 4 मई को दोपहर 1 बजते बंगाल से दीदी की विदाई हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी पहले चरण की 80% सीटें जीतेगी, यानी 122 सीटें जीतेगी। शुभेंदु अधिकारी ने क्लेम किया है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी 90% सीटें जीतेगी, 152 में से 137 सीटें हासिल करेगी। और अब से बस कुछ देर पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बंगाल में इस बार बीजेपी को डबल सेंचुरी मारने से कोई रोक नहीं सकता। हिमंता के मुताबिक 4 मई को बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? वोटिंग से ठीक 11 घंटे पहले इंडिया टीवी के 152 रिपोर्टर्स फर्स्ट फेज के 152 सीटों पर मौजूद हैं। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या नरेंद्र मोदी कल ही बंगाल जीतने वाले हैं? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल के चप्पे चप्पे पर फोर्स 11 घंटे बाद फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर पड़ेगा चुपचाप वोट। फिर से तृणमूल या फिर चुपचाप कमल का फूल? आज रत जगा है, कल किसके लिए खतरा है? क्या पहले चरण में मोदी को मिलेगा बम्पर वोट? दीदी को लगेगी वोट की करारी चोट? क्या नरेंद्र मोदी फर्स्ट फेज की 152 में से 80% या 90% सीटें जीत लेंगे? क्या मोदी 2021 के 59 सीटों से 2026 के फर्स्ट फेज में सीधे 122 सीटों तक या फिर 137 सीटों तक पहुंच जाएंगे? क्या दीदी 2021 की 92 सीटों से 2026 के पहले चरण में सीधे 30 सीटों पर या फिर 15 सीटों पर आकर अटक जाएंगे? अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं। मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। ममता दीदी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती। ये पहले चरण तो बीजेपी का कोर एरिया है। मालदा से लेकर अलीपुरद्वार, पुरुलिया, बांकुड़ा से लेकर ईस्ट वेस्ट, मिदनापुर, झारग्राम, वेस्ट बाड़वन, यहाँ अब मान के चलिए 90% सीट बीजेपी को आ जाएगा। हम भी कुछ अप्रत्याशित सीट भी जीतने वाला है। ये सब मिला के नेक्स्ट चरण में थोड़ा बहुत सीट हम लोग का जरूरत है 148 के लिए। इस पहले चरण में बहुत अच्छा सीट मिलेगा और सेकेंड फेज में हम लोग को कुछ सीट का जरूरत होगा मैजिक फिगर की। योगी किस कैलकुलेशन के आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी पहले चरण की 80% सीटें यानी 122 सीटें जीत रही है? शाह किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में ही दीदी की विदाई तय होने जा रही है? अमित शाह किस बिना पर क्लेम कर रहे हैं कि 4 मई को दोपहर 1 बजते बंगाल से टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी? शुभेंदु अधिकारी फर्स्ट फेज में 90% सीटें जीतने का मैजिक फिगर के करीब पहुंचने का दावा किस गणित के आधार पर कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने 4 मई को बंगाल में जीत वाली जो भविष्यवाणी की है, क्या उस भविष्यवाणी के सच होने की गारंटी कल ही मिलने वाली है? इसका जवाब है हां, मगर यह कैसे संभव हो? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। होगा फर्स्ट फेज में ही बीजेपी का ग्राफ 100 से ऊपर कैसे पहुंचेगा, 122 तक कैसे पहुंचेगा? इसका जवाब 2021 में बंगाल की 294 विधानसभा सीटों, 2024 में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों और 2026 में फर्स्ट फेज की 152 सीटों के उस कैलकुलेशन में छिपा है जिन्हें आप 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 ग्रीन जोन, यानी वो सीटें जो बीजेपी के लिए पक्की हैं। कैटेगरी नंबर 2 है येलो जोन, यानी वो सीटें जो बीजेपी जीत सकती है। और कैटेगरी नंबर 3 है रेड जोन, यानी वो सीटें जिन्हें जीतने के लिए बीजेपी को भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। अमित शाह इसीलिए इस वक्त बंगाल में डेरा जमाए बैठे हैं। देर रात 4-4 घंटों तक विधानसभाओं के प्रभारी और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इस वक्त शाह का पूरा फोकस ही फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर है, ताकि सेकंड फेज की 142 में से सिर्फ इतनी सीटें जीतनी पड़े जिससे बीजेपी मैजिक फिगर क्रॉस कर ले। लेकिन यह होगा कैसे, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। फर्स्ट फेज में ग्रीन जोन की 59 सीटें ऐसी हैं जहां 2021 में बीजेपी को जीत मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 45 सीटों पर बीजेपी को लीड मिली थी। यानी ये श्योर शॉट सीटें हैं जिन्हें बीजेपी आसानी से रिटेन कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देखें तो अलीपुरद्वार की 5 सीटों पर बीजेपी 2021 में भी जीती और 2024 में भी इन 5 सीटों पर बीजेपी ने ही लीड ली। इसी तरह बांकुरा की 5 सीटें 2021 में बीजेपी के खाते में गई और 2024 में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। कूच बिहार की 4 सीटें ऐसी थीं जिन्हें बीजेपी ने 2021 में जीता और 2024 में लीड ली। दक्षिण दिनाजपुर की 3 सीटों पर 2021 में बीजेपी को जीत मिली और 24 में लीड ली। दार्जिलिंग की भी 5 सीटें ऐसी हैं जिन्हें 2021 में बीजेपी ने जीता और 2024 में इन सीटों पर बढ़त हासिल की। जलपाईगुड़ी की 3 सीटें 21 में बीजेपी को मिली, 24 में इन तीनों पर बीजेपी ने लीड ली। मालदा की 4 सीटें 2021 में बीजेपी को मिली, 2024 में इन चारों पर बढ़त मिली। मुर्शिदाबाद की 1 सीट पर 2021 में बीजेपी की जीत हुई और 24 में यहां भी लीड बरकरार रही। पश्चिम बर्धमान की 3 सीटें 21 में बीजेपी के नाम रहीं, 24 में भी लीड बीजेपी ने ही ली। पश्चिम मेदिनीपुर की 1 सीट 2021 में बीजेपी ने जीती, 24 में इस सीट पर लीड ली। पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर 2021 में बीजेपी ने जीत हासिल की, 24 में इन 7 पर लीड बरकरार रखी। इसी तरह पुरुलिया की 2 और उत्तर दिनाजपुर की 2 सीटों पर 21 में बीजेपी ने विक्ट्री हासिल की और 24 में लीड बरकरार रखी। फर्स्ट फेज में येलो जोन की ऐसी 93 सीटें हैं जिन पर 2021 में बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त इनमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने लीड हासिल की थी। यानी येलो जोन की सीटों में बीजेपी का ग्राफ बढ़ सकता है। इनमें बांकुरा की 1 सीट, जलपाईगुड़ी की 1 सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 24 में बीजेपी ने लीड ली। कालिम्पोंग की 1 सीट पर 2021 में इंडी कैंडिडेट जीता, 24 में बीजेपी ने इस सीट पर लीड ली। मालदा की 2 और मुर्शिदाबाद की 2 सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, लेकिन इन चारों पर 24 में बीजेपी ने लीड ली। इसी तरह पूर्वी मेदिनीपुर की 8 सीटें 2021 में टीएमसी ने जीती, लेकिन इन सभी 8 सीटों पर 24 में बीजेपी ने लीड ले ली। इसके अलावा पुरुलिया की 1 और उत्तर दिनाजपुर की 2 सीट पर 2021 में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने लीड ले ली। रही बात रेड जोन की, तो पहले चरण में रेड जोन की 92 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी ने कभी नहीं जीती हैं और असली खेला इन्हीं 92 सीटों पर होने वाला है, जिसका हिंट खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। प्रथम चरण में मैं 30 सभाएं कर आया हूं। परिणाम जानना है क्या? जानना है? इस और माताओं बहनों को जानना है? तो परिणाम जान लो। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला है।
ममता दीदी, ज्यादा दिन रोक नहीं पाओगी, आपका जाने का टाइम अब शुरू हो गया है। भरोसे के साथ मतदान करिए, भाजपा सरकार बनने जा रही है। अब सवाल है कि जो सीटें रेड जोन या फिर येलो जोन में आती हैं, इस बार उन सीटों को बीजेपी कैसे जीत सकती है? फर्स्ट फेज में ही 80% या 90% का टारगेट कैसे अचीव कर सकती है? अब इसकी दो संभावनाएं आपको दिखाते हैं। फर्स्ट फेज में 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2021 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इन 14 में से 13 सीटों पर टीएमसी ने और एक सीट पर कांग्रेस ने 2024 में लीड हासिल कर ली थी। इस बार बीजेपी को ये सारी 14 सीटें अपने पाले में करनी है। ये कैसे होगा, इसका भी गणित है। फर्स्ट फेज की 152 सीटों में से 6 सीट पर बीजेपी की हार का मार्जिन 90,000 से ज्यादा था। 11 सीट पर 60 से 80,000, 6 सीट पर 50 से 60,000, 14 सीट पर 30 से 50,000 से हार का मार्जिन था। इसके अलावा 12 सीट पर हार का मार्जिन 20 से 30,000, 20 सीट पर 10 से 20,000, 24 सीट पर हार का मार्जिन 10,000 से कम था। अगर फर्स्ट फेज में इन सभी सीटों को बीजेपी क्लोज फाइट में ले गई तो 80 से 90% का स्ट्राइक रेट अचीव करना मुश्किल टास्क नहीं होगा। 21 के चुनाव में और 26 के चुनाव में फर्क क्या है? 21 में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नंदीग्राम में और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता तैयार थे, इस बार जनता तैयार है। अच्छा, कार्यकर्ता से जनता तक का सफर तय कर लिया आप लोगों ने? जनता जुड़ गया है, जनता परित्राण चाह रहा है। 2021 में जब मैं बीजेपी में था, इस क्षेत्र में 7 एमएलए बीजेपी का जीता और 44% वोट बीजेपी को मिला। ममता का वोट 43 हो गया। उसका बाद पार्लियामेंट चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी को 49% वोट मिला और आउट ऑफ 15 सीट में बीजेपी का लीड है। इस बार 16 सीट ही जीतेगा और 55% वोट मिलेगा। बीजेपी इस बार बंगाल का चुनाव बहुत अनोखे ढंग से लड़ रही है। इस बार बंगाल की सियासी लड़ाई दो तरफा नहीं बल्कि 4 कॉर्नर फाइट है, जिसमें एक तरफ मोदी की पार्टी है, दूसरी तरफ दीदी की पार्टी है, तीसरी तरफ लेफ्ट पार्टी है और चौथी तरफ कांग्रेस पार्टी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों ही ममता को हराने में लगे हैं। तीनों के टारगेट पर दीदी ही हैं। तीनों की सियासी हमले वाली भाषा में भी दीदी का ही नाम है और इस चौतरफा लड़ाई का फायदा मोदी को मिलने वाला है। ये कैसे होगा, अब ये समझिए। 2021 में कूच बिहार दक्षिण में टीएमसी को 86,629 वोट मिले, लेफ्ट को 10,246 वोट मिले, बीजेपी को 91,560 वोट मिले। 4,931 वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीती। दिनहाटा सीट पर 2021 में टीएमसी को 1,15,978 वोट मिले, लेफ्ट को 6,069, बीजेपी को 1,16,035 वोट मिले। 57 वोट के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। कुमारग्राम सीट पर 2021 में टीएमसी को 1,0973 वोट मिले, लेफ्ट को 11,253 वोट मिले, बीजेपी को 1,11,974 वोट मिले। यहां भी 11,001 वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीती। फालाकाटा सीट पर 2021 में टीएमसी को 99,003 वोट मिले, लेफ्ट को 10,772 वोट मिले, बीजेपी को 1,02,993 वोट मिले। 3,990 वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। मालदा सीट पर टीएमसी को 77,942 वोट मिले, कांग्रेस को 26,563 वोट मिले, बीजेपी को 93,398 वोट मिले। 15,456 के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। बहरामपुर सीट पर टीएमसी को 62,488 वोट मिले,
कांग्रेस को 40,167 वोट मिले, बीजेपी को 89,340 वोट मिले, 26,852 के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। यानी 2021 में कम से कम 12 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस और लेफ्ट ने टीएमसी का वोट काटा और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। बंगाल चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा लगता है कि हम लोग 200 सीट क्रॉस कर पाऊंगा। पूरा बंगाल मोदीमय हो चुका है। बंगाल का जनता परिवर्तन चाहते हैं और हर सभा में, हर रोड शो में ये दिखाई देते हैं। ममता बनर्जी, ममता दीदी पूरी तरफ नर्वस है। मुंह में जो भी आते हैं वही बोल लेते हैं और जितना बार वो मोदी को गाली देते हैं वो एक प्रकार से यही संदेश देते हैं कि हम जीतने का स्थिति में नहीं है, बीजेपी जीतने वाला है। इस बार लेफ्ट भी अच्छा चुनाव लड़ रही है, यंग चेहरों को मैदान में उतारा है और कुछ सोच कर ही लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में साथ साथ नहीं है। टाइमिंग नोट करने वाली है। बंगाल चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना यह कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सोची समझी रणनीति है। ऐसा करके खड़गे ने यह संदेश दिया है कि जो बात कांग्रेस पार्टी कह सकती है वो ममता नहीं कह सकती है। मोदी के खिलाफ विवादित बोल के पीछे का मकसद एक ही है और वो ये कि कांग्रेस अध्यक्ष बंगाल में एंटी मोदी वोटर्स को कांग्रेस की ओर खींचना चाहते हैं। खड़गे ने आतंकवादी वाला बयान ही बंगाल के एंटी मोदी वोटर्स को ध्यान में रखकर दिया है और इसका फायदा कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को ही होने वाला है। देश का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये देश का प्रधानमंत्री होता है, आपका मेरा सबका प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में मौत का सौदागर कहकर के उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने, और उसके बाद जितना शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उपयोग किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी को नीच इंसान कहा है, पॉइजनस स्नेक, जहरीला सांप कहा है, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा, लेकिन आज तो सारा जो सीमाएं है वो लान दिया है, सीमाएं पार कर दिया है। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और मैं आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो, पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी, बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी, और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला है।
यानी ये बीजेपी के लिए एक परफेक्ट इक्वेशन है। इसके दम पर वो पहले चरण में लीड भी ले सकती है और 4 मई को बंगाल भी जीत सकती है। इस बार बीजेपी के हाथ में सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व नहीं, ममता हटाओ वेव है। इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के फेवर में सिंपैथी वाला चुनाव है ही नहीं। अगर इस बार ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उनका हारना तय है और पहले चरण की 152 सीटों पर इसकी झांकी दिख सकती है। और यह कैसे हो सकता है, यह भी देख लीजिए। पिछले चुनाव में बीजेपी बंगाल की 38 सीटें 5 या 5% के कम के अंतर से हारी थी। 37 सीटें 5 से 10% के बीच के अंतर से हारी थी। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2021 में 10% के कम अंतर से बीजेपी को 75 सीटों का नुकसान हुआ था। यानी अगर बीजेपी इस बार इन 75 सीटों को जीत लेती है और 2021 में जीती 77 सीटों को रिटेन करती है तो बीजेपी का स्कोर 152 तक पहुंच जाएगा, जो बंगाल में मेजॉरिटी मार्क से 4 सीटें ज्यादा हों। और इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं बंगाल के हिंदू वोटर्स। पहले चरण में हिंदू वोट गेम चेंज कर सकता है। पहले फेज में हिंदू सीटों पर बीजेपी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2021 में पहले फेज में 80% हिंदू वोट वाली 52 सीटें थीं, जिनमें से बीजेपी ने 51.92% के स्ट्राइक रेट से 27 और टीएमसी ने 48% के स्ट्राइक रेट से 25 सीटें जीती थी। 74 सीट ऐसी थीं जहां 70% हिंदू थे। 2021 में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें 51.35% के स्ट्राइक रेट से जीती थी और टीएमसी ने 36 सीटें 48.64% के स्ट्राइक रेट से जीती थी। इस बार बीजेपी हिंदुत्व को बैकग्राउंड में लेकर चुनाव लड़ रही है। महिला वोट, आरजी कर, लॉ एंड ऑर्डर, रिलीजन नहीं रीजन, इन मुद्दों पर फोकस कर रही है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इस बार बंगाल का हिंदू बीजेपी के साथ हारा है। रही बात ममता बनर्जी की तो उनको घेरने के लिए मोदी की टीम घुसपैठिए और तुष्टीकरण वाला मुद्दा जगह जगह उछाल रही है। बंगाली अस्मिता के दम पर 4 मई को जीतने का दावा कर रही है। अरे ममता दीदी, राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। बाबरी मस्जिद, मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। कवि गुरु और विवेकानंद जी की भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं कह कर जाता हूं, ममता दीदी जितना जोर लगाना है लगा लो। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। बंगाल के अंदर जो वर्तमान में यहां पे कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए आपके पास भारत के लोकतंत्र ने जो ताकत दी है, इस ताकत का इस्तेमाल करिए, इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए। देखिए, यहाँ भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई इस बार हो रहा है। इस बार भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर कोई बांटने वाला नहीं है, जो ममता बनर्जी का चक्कर पिछले बार थे। और आप मान के चलिए,
ममता बनर्जी का और उनका जो संरक्षण में हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसमें कोई बंगाली संस्कृति भारतीय संस्कृति का सवाल ही नहीं है। अरबी संस्कृति और उर्दू लैंग्वेज को थोपने का काम कर रहा है। यहाँ बांग्ला भाषा, बांग्ला स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति का कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी अपने भाषण में 4-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, ये सब तो बंगाली भाषा नहीं है, ये सब लैंग्वेज यूज करता है। उनका भाषण चला के देख लीजिए ना। इसलिए यहाँ जो लड़ाई है भारतीय संस्कृति बंगाली संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो साजिश ममता बनर्जी और उनका खास एक गुट जो रेडिकल है कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में हसीना वाजद का तख्ता पलट जाने का बाद से, वो कोशिश रोकने का काम यहाँ का भारतीय और बंगाली करेगा, ये मान के आप चलिए। और दूसरा जो ध्रुवीकरण का राजनीति अब बता रहा है मुस्लिम कंसोलिडेशन, मुस्लिम तो हाईएस्ट कंसोलिडेशन हो गया है 2024 में। उसका बाद कंसोलिडेशन और उनको हाई पीक में जाने का कोई मौका नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए इस बार पूरा के पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा। आप सनातन के पोस्टर हो, आपको मुस्लिम वोट क्यों देंगे? आप तो खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हो, सवाल उठाते हो। नहीं, जो रेडिकल है उसके खिलाफ मेरा लड़ाई है। जामात जो भारतीय संस्कृति का साथ जुड़ा नहीं है। जैसे हम लोग का कल अमित शाह जी यहाँ बगल में जो सभा था, बहुत बड़ा सभा हुआ, वहाँ उन्होंने बता दिया हम लोग आएगा तो बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। क्यों बाबर का नाम लिखा जाएगा? मुसलमान मस्जिद बनाएगा, हिंदू मंदिर बनाएगा, सिख गुरुद्वारा बनाएगा, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। अपने ज़मीन में बनाओ, अपने निधि कलेक्ट करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कौन है? ये हुमायूं कौन है? अकबर कौन है? शाहजहां कौन है? बाबर कौन है? औरंगजेब कौन है? ये लोग कौन है? ये तो लूटने के लिए हमारे देश में आया। टीएमसी के ऑफेंसिव स्टाइल वाली पॉलिटिक्स पर इस बार बीजेपी की डिफेंसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हावी होती दिख रही है। बीजेपी ये चुनाव ममता के स्टाइल में लड़ रही है और बस चंद घंटों बाद 152 सीटें लॉक होने वाली हैं। पहला चरण ही तय कर देगा कि 4 मई को क्या होने वाला है। ईरान ने हॉर्मूज के पास हमले बढ़ा दिए हैं। आज ईरान ने 3 जहाजों पर हमला कर उन्हें जब्त कर लिया। ईरान ने युद्ध दोबारा छिड़ने पर हॉर्मूज में पड़े ट्रांसमिशन केबल को उड़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए 3 से 5 दिन का टाइम दिया है। 5 दिन में ईरान का तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान पर हमले की रेंज में पहुंच जाएगा। हॉर्मूज की सुरक्षा को लेकर लंदन में 30 देशों के बीच बहुत बड़ी बैठक चल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान के राजदूत से मुलाकात की है। रिपोर्ट में आशंका जाहिर की जा रही है ईरान पर इस बार पाकिस्तान के बॉर्डर से हमला हो सकता है। मुनीर ईरान को धोखा दे सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका की थू-थू करा दी, सुपर पावर की नाक कटवा दी। ईरान ने फिर फायर शुरू कर दिया। हॉर्मुज में गोलियां चलानी शुरू कर दी। मुनीर ना अमेरिका का रहा ना ईरान का। ये ट्रंप की बात है, ट्रंप जाने और उनका काम जाने, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से बीच में फंस चुका है। वो जैसे कहते हैं ना, हमारा सैंडविच बन के रह गया है। सूरत हाल जर्नैलों के कंट्रोल में नहीं है और जर्नैल घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि क्या होगा। मीर जाफर 3 दिन गुजार के आया ईरान ने यही कहा है भाई कि आप कम से कम बुनियादी चीज तो देखेंगे। सीज फायर के दौरान वो ब्लॉकेड नहीं खोल रहे, हमने अपना हॉर्मुज खोल दी थी, वो ब्लॉकेड नहीं खोल रहे। मुनीर ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। बेसिकली तो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। यानी कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है, जो हम बड़े अरसे से आपको बताते चले आ रहे हैं
कि जी कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान फंसेगा। पाकिस्तानियों के पास कोई जवाब नहीं था कि ये जर्नैल बदनीयत लोग हैं। इन्होंने सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की है, सीखी है, सिखाई है, तो ये ईरान को भी यही सबक पढ़ाने गए थे ना कि भाई मान जाओ, वो तो माई बाप हैं, हम उनकी हमेशा मानते आए हैं। उसके बहुत सारे फायदे बताएंगे कि देखो आज हम उनकी गुड बुक्स में, हमारे ऊपर बमबारी नहीं हो रही, हमने एटम बम भी बना लिया है। ट्रंप ईरान को डराते रह गए, मुनीर डील के लिए मनाता रह गया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज गिड़गिड़ाता रह गया। ईरान ने तीनों को एक साथ एक झटके में सरेंडर करा दिया। ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी देने वाले ट्रंप ने चुपचाप सीज फायर आगे खिसका दिया, अनंत काल के लिए आगे बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ और मुनीर को इसमें भी लपेट लिया। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर को बेमतलब की कवायद बनाकर खारिज कर दिया। ईरान को शक है कि ट्रंप सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, ट्रंप धोखे से फिर हमले कर सकते हैं, ईरान की लीडरशिप को फिर निशाना बना सकते हैं। अमेरिका ने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो ईरान बहुत बड़ा हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में जितने देश अमेरिका के साथ हैं उन्हें तबाह कर देगा। मिडिल ईस्ट में तेल की जितनी रिफाइनरी हैं उन्हें बर्बाद कर देगा। मिडिल ईस्ट के देशों को एक बूंद तेल नहीं बेचने देगा। ईरान ने हॉर्मुज में तेल जहाजों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए 2 जहाजों पर हमले किए हैं। आईआरजीसी की नेवी ने एमएससी फ्रांसेस्का और एपामिनोडेस नाम के 2 जहाजों पर पहले गोलीबारी की, फिर उन्हें जब्त कर लिया। दोनों जहाजों पर नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ करने का आरोप है। ईरान ने एक जहाज को ओमान के पास निशाना बनाया, दूसरे को अपने पोर्ट के पास। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में उसके पास से ईरान ने जहाज को जब्त कर ट्रंप को बड़ी चुनौती दे दी है। दम है तो ईरान की नेवी को रोक लो। हॉर्मुज से ओमान की खाड़ी तक अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी पल बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप नाकेबंदी छोड़ दे। अगर उन्होंने ओमान की खाड़ी में नाका नहीं हटाया तो ईरान उसे अपनी नेवी और मिलिट्री ताकत के बल पर हटाएगा, अमेरिका के बड़े बड़े शिप को वहीं डुबो देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और देश की आक्रामक और आतंकवादी सेना के कमांडर्स द्वारा बार बार दी गई धमकियों के मद्देनजर पूर्ण तत्परता और जोर देते हुए चेतावनी दी गई। ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता और कार्रवाई की स्थिति में ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूर्ण निर्धारित लक्ष्य पर तुरंत पूरी ताकत से हमला करेंगी। आक्रामक अमेरिका और बच्चों की हत्या करने वाले ज़ायोनी शासन को पहले से कहीं अधिक कड़ा सबक सिखाएंगे। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी कर रखी है। ईरान के जहाजों को तेल लेकर बाहर नहीं जाने दे रहा। ईरान के 2 जहाजों MV टूस्का और MT टिफनी को जब्त कर लिया है। ईरान हॉर्मुज के रास्ते ना तो तेल बाहर भेज पा रहा है और ना ही दूसरे देशों से सामान ला पा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ब्लॉकेड से ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की इकॉनमी तबाह हो रही है। ईरान में जरूरी सामान कम होता जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज सिर्फ फेस सेविंग के लिए बंद किया है। ट्रंप की नाकेबंदी का असर सिर्फ ईरान की कमाई पर ही नहीं, खार्ग आइलैंड पर भी पड़ा है। खार्ग से तेल के जहाजों के नहीं जा पाने से वहां बने तेल स्टोरेज भरते जा रहे हैं। अगर नाकेबंदी जल्द नहीं खुली तो ईरान को तेल कुएं बंद करने पड़ सकते हैं, जिन्हें दोबारा चालू करने में ईरान को काफी टाइम लगेगा। एक बार तेल का कुआं बंद करने के बाद उनमें पानी जमा होने का खतरा रहता है। पंप बंद होने से कच्चा तेल ठंडा होकर जम जाता है, जिसे पिघलाने के लिए ज़ाइलीन जैसे केमिकल की जरूरत पड़ती है, जो काफी महंगा पड़ता है। खार्ग आइलैंड में 55 कच्चे तेल के स्टोरेज और ब्लेंडिंग टैंक हैं। इनमें करीब 35 मिलियन बैरल तेल स्टोर किया जा सकता है। खार्ग आइलैंड से करीब 7 मिलियन बैरल तेल डेली लोड किया जाता है। यहां से एक साथ 8 से 9 सुपर टैंकर तेल लेकर हॉर्मुज के रास्ते दूसरे देशों को जाते हैं।
ट्रंप खार्क को बर्बाद कर और ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी कर ईरान को घुटनों पर लाने की चाल चल रहे हैं। ये चाल कभी भी उल्टी पड़ सकती है। ईरान ट्रंप की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए मिसाइलों और ड्रोन से समंदर में बड़े हमले शुरू कर सकता है। हॉर्मुज के आसपास ईरान के 18 मिलिट्री और नेवी बेस हैं। इसके अलावा मिसाइल साइलो और अंडरग्राउंड ड्रोन सिटी है। अमेरिका के यहां 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हैं। बड़ी संख्या में नेवी के जवान तैनात हैं। ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। हॉर्मुज खुलवाने के लिए लंदन में 30 देशों की बैठक चल रही है। ब्रिटेन और फ्रांस इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। ईरान तब तक हॉर्मुज नहीं खोलेगा जब तक ट्रंप नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। ट्रंप तभी नाकेबंदी हटाएंगे जब उन्हें युद्ध में जीत के ऐलान का बहाना मिलेगा। अब तक ट्रंप ने ऐसा कोई टारगेट हासिल नहीं किया है जिसे पाने के लिए उन्होंने युद्ध की शुरुआत की थी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर 2000 किलोमीटर की कैप, 440 किलोमीटर एनरिच्ड यूरेनियम निकालना, मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस फोर्स को सपोर्ट बंद करना, ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के ऐलान के साथ ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की परेड निकाली। बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रक पर लोड कर पब्लिक प्लेस में घुमाया गया। IRGC ने ऐसा ट्रंप को चिढ़ाने के लिए किया। ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर और विध्वंसक खुर्रमशर 4 बैलिस्टिक मिसाइल भी पब्लिक के सामने पेश की। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये कई वॉरहेड एक साथ लेकर जा सकती है। 40 दिन के युद्ध में खुर्रमशर 4 मिसाइल ने हाइफा और तेल अवीव में जमकर तबाही मचाई थी। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में मिसाइल हमलों की 100 वेव लॉन्च की थी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 बेस तबाह कर दिए थे। सऊदी, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत की तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका के 16 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट उड़ा दिए थे। ईरान ट्रंप को चिढ़ाने के लिए अपने उन एयरपोर्ट के वीडियो दिखा रहा है जिन पर अमेरिका और इजरायल ने बमबारी की थी। ईरान का दावा है कि सिर्फ 12 दिन में उन्होंने अपने एयरबेस रिपेयर कर लिए हैं, उन्हें रीबिल्ड कर लिया है, जबकि ट्रंप को मिडिल ईस्ट में अपने बेस रिपेयर करने में लंबा टाइम लगेगा। ट्रंप के तर्कस में जितने तीर थे वो आजमा लिए। ईरान उनके माइंड गेम में नहीं फंसा। ईरान उनकी फौज से नहीं डरा। ईरान उनकी नेवी से नहीं घबराया। ट्रंप अब आखिरी दांव खेलने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को 3 से 5 दिन का वक्त दिया है। ईरान इस दौरान आपस में मतभेद सुलझा ले, फिर समझौते की मेज पर बैठे। मुनीर और शहबाज के पास भी इतने ही दिन का टाइम है। शहबाज शरीफ अभी से ईरान को बातचीत के लिए राजी करने में जुट गए हैं। शहबाज ने ईरान के राजदूत और एम्बेसी के अफसरों से मुलाकात की। मुनीर इस बैठक में नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है मुनीर अब युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ट्रंप के लिए अब मुनीर ईरान से युद्ध करेगा। ईरान पर इस बार हमला पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है। अमेरिकी फौज भी पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान का सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट भी है। मुनीर शहबाज को डॉलर की जरूरत है और ये तभी मिलेंगे जब पाकिस्तान ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदेगा। लेकिन ईरान कहता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान नहीं करेंगे और हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर अमेरिका इनकी तारीफ कर रहा है मीर जाफर की और अर्दली की, तो ईरान क्यों तारीफ कर रहा है? यार ये बिल्कुल रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो 2+2 है। ये तो बच्चे को भी समझ आ जानी चाहिए। ईरान पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और जारी रखेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान पे दबाव आएगा। अगर हम भी उनके खिलाफ बयानात देते हैं तो सऊदी अरब के साथ उनका एक पैक्ट है, और फिर वो पैक्ट अगर एक्टिवेट हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है कि एक्स्ट्रा पाकिस्तान से भी जंग लड़ने की। और अगर पाकिस्तान खुदा ना करता कूद पड़ता है, वो यहाँ मिसाइल तो मारेंगे लेकिन यहाँ से अमेरिकी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे, पाकिस्तानी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे। तो जो दूर से आते हैं जिनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है पाकिस्तान को, तो वो भी शायद नहीं पड़ेगी जरूरत। ईरान एक नए फड्डे में नहीं पड़ना चाहता, तो ईरान ने पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से जो है उनकी तारीफ भी कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तरीका यही होता है, इसको कहते हैं ये डिप्लोमेसी है 101। वो क्यों पंगा लेंगे, क्यों कहेंगे कि पाकिस्तान बिका हुआ है, क्यों कहेंगे कि अमेरिका की तुम, अब मैं तो पिंपिंग ही कहूंगा, क्या कहूंगा कि तुम कर रहे हो, बार बार आके उनके पैगामात लेके आ जाते हो। तो ईरान ठीक चल रहा है, जर्नैलों का मसला है सारा
कि इन पर एतबार नहीं है। इस नुक्ते को प्लीज समझें। अमेरिका पे तो एतबार नहीं है ईरान को, इन जर्नलों पर भी एतबार नहीं है। जब ये कुछ जाके गारंटी देते हैं ना जी कि हम कहते हैं हमारी बात हो गई या ये बात वो मान जाएंगे, ये आप मान जाएं, वो आगे इनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? इनका 78 साल का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता। मुनीर का डबल गेम अब नहीं चलेगा। ईरान और अमेरिका दोनों को खुश कर पैसे कमाने की उसकी पॉलिसी फ्लॉप हो गई है। अब पैसे के लिए मुनीर को डायरेक्ट एक्शन में आना ही पड़ेगा। ट्रंप वरना मुनीर की गर्दन पकड़ने में देर नहीं करेगा।